हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कवर कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पहले एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे। उसके अलावा हमने हेनरी फ्योल के भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, लेकिन आज हम एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स पढ़ेंगे। साइंटिफिक टेक्निक जो उन्होंने निकाली है वो हम पढ़ेंगे। तो इन टेक्निक्स में पहले है क्या, मैं आपको वो बता दूं। हम एफडब्ल्यू टेलर जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, उन्होंने फैक्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। मतलब कि इन टेक्निक्स की वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो फोकस है वो फैक्ट्री लेवल पे करा कि जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। मतलब हम क्या क्या करें जिनसे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो वर्कर का, प्लस उनको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिले, प्लस काम का सारा ठीक से वो कर पाए। ठीक, तो जैसे अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर who implemented the scientific techniques such as observation, logic, analysis and combination to study the working conditions and management at the floor level in the factories and production unit। ठीक, जैसे जो हमारे पहले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे, या हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई मैनेजर्स कैसे काम करें, मैनेजर्स को अपने वर्कर्स का कैसा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, कैसे वो मैनेज करें सारे कामों को कि अच्छा ऑब्जेक्टिव मिले, वो सब तो हमने बहुत पढ़ लिया। लेकिन अब इन प्रिंसिपल्स में या इस टेक्निक में हमने ये देखना है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो मिडिल लेवल वाले जो लोग हैं, वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, हम उनको क्या ऐसी टेक्निक्स उनको अडॉप्ट करनी चाहिए जिस चीज से वो लोग ठीक से काम करें। तो उसमें सबसे पहला है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर फोरमैन्स होते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट वर्कर्स को डील करना होता है। तो फोरमैन और सुपरवाइजर वो लोग देखते हैं। तो इसमें फोरमैन का रोल ज्यादा है। वो ये क्या करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि 8 फोरमैन्स होने चाहिए। 4 फोरमैन्स जो प्लानिंग डिपार्टमेंट देखे और 4 फोरमैन्स जो कि प्रोडक्शन के इंचार्ज बने। ठीक, तो इसमें क्या है कि वो लोग छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर देंगे अपने वर्कर्स के लिए, ताकि उनके वर्कर को आसानी हो जाएगी काम करने में। सही, तो अब जैसे कि मैं आपको जैसे आपने देखा होगा कि जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये उसका ही एक्सटेंशन है। ठीक, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइन्ड टू एन एक्सपर्ट। ठीक है, हर पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड किया जाता है और एक्सपर्ट को दे दिया जाता है कि भाई तुम्हें हमने इसका हेड बना लिया और अब आप इस काम को देखो। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है, सबके लिए मतलब हम लोगों ने इसमें 2 में डिवाइड कर दिया, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अच्छा, एक चीज और आती है इसके अंदर, जैसे हमने पूरी हायरार्की पढ़ी थी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, या लोअर या मिडिल लेवल कौन होते हैं। तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट होते हैं, जैसे सीईओ हो गए या फिर आपका जो शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो जो अपनी प्लानिंग करते हैं अपने वर्क को लेकर, वो कितनी लंबी प्लानिंग करते हैं, वो 6 to 7 ईयर्स की प्लानिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस अगर हम आज शुरू कर रहे हैं तो आज से 6 साल या 7 साल बाद वो कहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, वो इस चीज की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं, यानी कि जिसके अंदर मैनेजर्स आते हैं, उन्हें तो अपना काम नीचे वालों से लेना होता है, सबऑर्डिनेट से लेना होता है। तो वो जो अपनी प्लानिंग करते हैं वो 1 ईयर की प्लानिंग करते हैं कि 1 साल में मुझे क्या क्या करवाना है अपने मैनेजर वर्कर्स से और कैसे मैं गोल अचीव करूं फॉर एन ईयर। ठीक है, और जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो डे टू डे प्लानिंग करते हैं। उन्हें हर दिन की प्लानिंग करनी होती है कि आज मैंने अपना जो दिन है उसमें क्या प्रोडक्शन किया, क्या करा, कितनी मिनिमम कॉस्ट अचीव करी, कितना मैक्सिमाइज हमने प्रोडक्शन अचीव कर लिया, वो डे टू डे की प्लानिंग करते हैं। ठीक, तो जैसे अभी मैंने आपको बता दिया अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला है रूट क्लर्क। अब ये रूट क्लर्क क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो दिस क्लर्क ensures the sequence of a completing a particular work, meaning thereby the stages it shall have to pass before being finalized. He also decides the job to be done for the day and where is to be done। मतलब जो रूट क्लर्क है वो रूट प्लान करता है कि कैसे कैसे काम करना है, कब कब काम करना है ना, और काम किस किस को देना है। तो उससे क्या होता है कि उन्हें डे टू डे का पता रहता है कि भाई ये चीज हम कैसे करें, कहाँ करें, किनको क्या काम देना चाहिए, ये सारा काम रूट क्लर्क का होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस क्लर्क प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स एंड हैंड्स देम ओवर टू द गैंग बॉस। These cards contain information about the nature of the work, procedure of doing it, material to be used and the details about machinery। मतलब इनका काम होता है
काम को असाइन करना कि किसको क्या काम करना है, वो सब कुछ ये देखते हैं, ठीक है, कि कितना मटेरियल यूज होना है, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, मशीनरी पे कौन सा लगेगा वर्कर, ये सारे काम इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देते हैं। थर्ड है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है भाई, इसके अंदर है हमारा दिस क्लर्क डिसाइड्स एज to when a particular work is to be done, started and finished, meaning thereby as to what time the whole work will take place. It is also decided at the same time at what cost and the product will be produced. ये क्या काम करता है, ये कहता है कि भाई कितना टाइम एक काम को करने के लिए खर्च होना चाहिए, ये देखना इनका काम है। अब ऐसा ना हो कि एक मजदूर एक ही काम को लेकर बैठा रहे, बहुत देर तक चलता रहेगा, आराम से काम कर रहा है, उसे कोई चिंता ही नहीं है, बीच में चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और अपना टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि ये जो काम है आपको विद इन दिस लिमिट आपको ख़त्म करना है, उसमें वेस्टेज नहीं निकलनी चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए, आज तुम्हें कितना काम करके देना है, वो सारा जो काम है वो इनका काम होता है। मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और कॉस्ट भी कम से कम लगे, लेकिन ठीक। डिसिप्लिन ऑफिसर कौन होते हैं, द डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर्स दैट एवरी वर्क विल इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ डिसिप्लिन मैनर। ये डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई कहीं भी जाकर कहीं भी बातें बना रहा हो या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये खास डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम प्रॉपर काम कर रहे हो और किसी भी तरह का कुछ मिसबिहेव या डिसिप्लिन वॉइड हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। ठीक, अब नेक्स्ट क्या था हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। उसके अंदर 4 चीजें उसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 जो फोरमैन्स हैं उनको हमने पहले वाले काम को दे दिया रूट क्लर्क वगैरह के, और जो बाकी के 4 हैं उनको हम ये सब करेंगे। तो अब जैसे गैंग बॉस गैंग बॉस क्या होते हैं, ये आपको टूल एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टूल्स, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें कौन देगा, वो आपको गैंग बॉस प्रोवाइड करवाएगा। स्पीड बॉस कौन होता है, जो आपकी टाइम का लिमिट चेक करेगा कि आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कि पता चला कि 2 वर्कर्स या 4 वर्कर्स आपस में खड़े होकर बातें करने लग गए, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये काम कौन देखेगा, स्पीड बॉस की भाई आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, और विद इन गिवन जो टाइम है हमारा उसके अंदर हमारा जो वर्क है वो हो जाए। मतलब वो स्पीड भी चेक करेगा उस चीज की। ऐसे नहीं है कि एक वर्कर ने बहुत पूरा दिन ही लगा दिया उस काम को करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और एक है हमारा रिपेयर बॉस। अब ये रिपेयर बॉस क्या होते हैं, रिपेयर बॉस का मतलब होता है ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपकी मशीनरी में कुछ खराबी आ गई या कुछ भी है तो वो रिपेयर बॉस उसको रिपेयर करेगा। मतलब आपकी जो मशीनरी है वो ये नहीं कि जो काम कर रहा है उसी की है कि अरे अब वो काम छोड़ के पहले मशीनें रिपेयर करेगा, नहीं, उसके लिए एक अलग पर्सन अलॉट कर दिया है जो आपकी मशीनरी की रिपेयर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक, एक होता है हमारा इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, जो क्वालिटी चेक करता है कि आपकी जो सामान बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम आगे एक होता है डिफरेंशिएट रेट ऑफ पीस ऑफ वर्क, कि उसमें दे दिया जाता है कि आप जितने पीसेस बनाओगे आपको उतना पैसा मिलेगा। अब भाई अगर आपने ऐसा दे दिया तो वर्कर का फोकस तो नंबर ऑफ पीसेस बनाने में होगा ना, क्योंकि उसे पैसा उसके हिसाब से मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा, उससे वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकता है। तो वो जो हमारा इंस्पेक्टर है ये वो चेक करेगा जो क्वालिटी सामान की बन रही है वो एकदम बढ़िया और अच्छी ही होनी चाहिए। क्लियर। तो ये अभी हमने अपने फंक्शनल फोरमैनशिप के चीजें पढ़ी। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क या फिर सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले कि भाई अब अगर मान लीजिए किसी चीज के 4 मेथड होंगे और कोई किसी मेथड को यूज कर रहा है, कोई किसी मेथड को यूज कर रहा है, तो आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप उसे एक पर्टिकुलर मेथड दें कि भाई हमने इस चीज को स्टडी की हुई है और ये आपका प्रॉपर बनता है, तो सारे जो वर्कर्स हैं वो उसी मेथड पे काम करेंगे। क्लियर। तो जैसे स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स एंड आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क to be done by a worker in a day may be standardized. In other words, the worker is expected to do the standard amount of work every day. In the same manner, standards may also be set for raw materials, machines and tools, techniques, conditions of work, etc. मतलब ये सारी चीजें दी कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड के साथ में काम करना है और उस एक अच्छे मेथड को अडॉप्ट करते हुए करना है। अब जैसे मैं इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एक सही काम और एक टाइम लिमिट में काम।
आपको सबको ये एग्जाम्पल एकदम से पता चल जाएगा। जैसे डोमिनोज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें ऑर्डर करिए और हम जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी है वो विद इन 30 मिनट्स करेंगे। अगर आपको 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा नहीं मिलता है तो वो आपके लिए फ्री है ना। तो उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने अब आप ऑर्डर करोगे, वो बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसने अपने आप को एक टाइम में बांध लिया कि भाई मेरी जो क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया रहेगी, प्लस आपको विद इन अ टाइम लिमिट मिलेगी। ऐसा नहीं है आपने ऑर्डर तो अभी करा और वो पहुंच रहा है 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक टाइम फिक्स उनका होता है, उसमें ही वो पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये सबके लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा काम हमने ध्यान ही नहीं है कि कब कौन कर रहा है। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है वो ये होता है, जो मैं आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, कि अगर आपको लग रहा है कि हमने इतने प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ये प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी, मतलब हम ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमने एक तीसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, तो कई बार आप देखोगे कि प्रोडक्ट उसी कंपनी का होता है जो कि बहुत अच्छी चल रही है, बट वो प्रोडक्ट उसका उतना अच्छा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो डाउन होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो मतलब उस चीज़ को कट ऑफ कर देना चाहिए, उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर वो हमारे स्टैंडर्ड को खराब कर रहा है या हमारी स्टेटस को गिरा रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दें। या इसी तरह से मतलब आप ये कह सकते हैं कि अननेसेसरी वेराइटी या साइज, ये जब अगर हमने लॉन्च करे हैं और उसका हमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितना हम सोच रहे हैं, तो हमें उसे कट ऑफ कर देना चाहिए, उसे हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मान लीजिए मॉइस्चराइजर निकला और उन्होंने 4 साइजेस में निकाल दिया। अब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वाला साइज है उसका वो इतना बिक ही नहीं रहा है, छोटे वाले साइजेस जो है वही ज्यादा लोग बाग ले रहे हैं। तो आपको ज्यादा वेट ना करते हुए उस बड़े वाले साइज को एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन्स, ब्रिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन, अफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ। ये सारी चीजें वही है कि आपको ये चीज देखना चाहिए कि भाई आपका काम जो है वो प्रॉपर चल रहा हो और कोई भी गड़बड़ वाली चीज हो अगर, तो आप उसको हटा दें। अब हम आते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क पे। इट मीन्स टू कंडक्ट द डीप एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटी being performed in the organization with the aim of producing maximum possible quality output at minimum cost। अब आप देखिए कि हम इतने दिनों से बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप लोग ने तो क्लास 11th में भी पढ़ा। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है कि भाई हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मिनिमम कॉस्ट पे मिले, है ना। ऐसा ना हो बिल्कुल भी कि हम सामान बना रहे हैं लेकिन हम वेस्टेज का ध्यान नहीं कर रहे या हम किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, है ना। तो हमें ये चीज़ ही देखनी है इसके अंदर कि भाई जो हमारी क्वालिटी है वो आउटपुट बहुत अच्छी हो बट बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हो, मतलब हमारी कॉस्टिंग की वेस्ट ना हो। तो टेलर हैज कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टडी। पहली है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है कि हमें फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि जो मेथड हमारा है वो हमारा बढ़िया एकदम होना चाहिए, मतलब जो बेस्ट वे हो जिससे हमारा जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से निमट जाए। ठीक, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अलग अलग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम फेल हो रहे हैं, वो चीज़ गलत है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स। ऐसा मेथड जिसमें कॉस्ट कम आए, क्वालिटी मैक्सिमाइज हो और सेटिस्फेक्शन हो हमारे कस्टमर का। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब होती है मोशन स्टडी, टू कट डाउन द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। अब इसके मतलब क्या है, मोशन स्टडी का मतलब ये है, मान लीजिए कि जो बॉस है वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है और जो 4th फ्लोर पर कौन कर रहा है काम, वर्कर्स काम कर रहा है। अब उसे कुछ भी उससे इंस्ट्रक्शंस लेकर आनी है तो वो दौड़ा दौड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, तो उससे उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो हमें बिजनेस में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय की एनर्जी वेस्ट ना हो, कि वो बेचारा घूमता ही रहे, वो चीज़ गलत है। या बॉस अपने वर्कर की मूवमेंट पे ना देख पाए। अब अगर मान लीजिए कि वो निकलेगा अपने जो उसका वर्किंग एरिया है वहाँ से निकलेगा और उसे फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, तो क्या होगा, वो उसका टाइम तो वेस्ट होगा ना उसमें, या वो बीच में रुककर अपने फ्रेंड से बात भी कर सकता है, वो भी गलत है। तो खैर इसके लिए तो आजकल क्या हो गया है कि कैमरे लग गए हैं, तो बॉस अपने वर्कर्स की मूवमेंट कैमरे से अपने केबिन से ही वॉच कर सकता है ना, तो वहाँ पे तो वो फंस जाएगा वर्कर। तो इसके अंदर क्या है आपको मोशन स्टडी पर भी ध्यान देना है कि उनके जो वेस्ट, जहाँ पे उसका बॉस बैठा है वहीं पे उसको भी केबिन दे दो, तो उसका जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, उतना वेस्ट नहीं होगा मतलब। और हमारा अब टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी का मतलब होता है
टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड और एवरेज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, कि हम एक प्रॉपर टाइम ले लें कि भाई हमें इस टाइम में ही अपने काम को करना है। अब आपने देखा होगा जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, क्यों? क्योंकि वो कैसे अब हो सकता है कोई बच्चा उसे 2.5 घंटे में करके बैठ जाता हो या 2.45 उस मिनट में करके बैठा जाता हो, लेकिन ये जो टाइम आपका दिया गया है एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये 3 घंटे का टाइम दिया जाता है कि भाई अगर एवरेज स्टूडेंट उस पेपर को 3 घंटे में कर रहा है तो बाकी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो उसको कर ही लेंगे, है ना, इस वजह से रखा जाता है। तो इसलिए ही हमें टाइम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। या आपको जो काम अलॉट हुआ है और बोला गया है कि आपको इतने टाइम में करना है, तो उसकी टाइम की स्टडी हो चुकी है, वो उतने टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगा काम, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट्स फॉर वर्कर्स और डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि एक काम को कितने वर्कर करेंगे वो भी पहले से ही स्टडी कर लिया जाता है। ये नहीं है कि एक कोई ऐसा काम है जो एक अकेला बंदा कर ही नहीं सकता है, वो आपको टाइम लिमिट में खत्म करके देगा ही नहीं, तो क्या है वो। अब जैसे मैंने एक आपको मैं पिन का एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक पिन है जो कि बन रही है, उसके अंदर एक मतलब 4 वर्कर्स मिलके सिर्फ 10 पिन बना पाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन एक मैनेजर ने देखा कि अच्छा एक कटिंग में अच्छा है, एक उसकी शेप देने में अच्छा है, एक उसको कुछ और काम करने में अच्छा है, तो मैंने ये एग्जांपल वैसे पहले भी लिया है, तो उसने क्या करा, उन सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई तुम खाली कटिंग करोगे, तुम खाली उसकी शेपिंग करोगे, या तुम एक और काम करोगे। तो जब उनको एक दिन में ये सारा काम दिया, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो उनको एक ही काम कराया, तो उस दिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने उनको पिन्स मिले, उन्हें टोटल 100 पिन्स अचीव हुए। क्यों हुए ऐसा? क्योंकि हमने उनको काम डिवाइड कर दिया, जिस काम में वो परफेक्ट थे हमने उनको वही काम करने को दिया, तो उसमें उन्होंने अच्छा कर लिया। हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है फैटीग स्टडी। अब ये फैटीग स्टडी क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। टेक्निक्स कंडक्टेड टू फिक्स अ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। अब इसके अंदर क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉई है या आप लोग हैं या हम लोग हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाएंगे, तो हमें क्या है, इंटरवल की जरूरत पड़ती है ना। स्कूल में भी इंटरवल होता है आपका 15 या 20 मिनट्स का, तो वो किस लिए होता है, ताकि आप जो सुबह से पढ़ते आ रहे हैं आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। ऐसे ही जो वर्कर्स काम कर रहे हैं लगातार, उनको थोड़ा सा ब्रेक मिले, उसको ही कहते हैं फैटीग स्टडी। मतलब हम उसमें उनको रेस्ट देंगे, एक इंटरवल देंगे उनको बीच बीच में काम करने के साथ साथ, ताकि जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो बनी रहे। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते बड़े बोर हो गए, आपने सोचा थोड़ा उठता हूँ मूड फ्रेश हो जाएगा, आप उठते हो घूमते हो, फिर आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, थोड़ा रिलैक्स होते हो आप, तो यही फैटीग स्टडी का टाइम है। हाँ, लेकिन बार बार भी आपको इंटरवल्स नहीं देने हैं कि आप बहुत ज्यादा इंटरवल्स वर्कर को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पता चला आप तो काम करने बैठे, अब तो काम करने की स्पीड बनी थी कि आपका इंटरवल का टाइम हो गया, आप फिर उठ गए, तो जो आपकी एनर्जी आपने जो इकट्ठी करी थी काम करने के लिए, वो आपकी फिर से खराब हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमें पर्टिकुलर इंटरवल्स पर ही उन्हें एक लिमिट का टाइम देना चाहिए, जो बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत लेस भी ना हो। क्लियर? तो अब आपने इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है हमने फिनिश कर लिया है, अपना सेकंड चैप्टर पूरा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप वीडियोस को बार बार देखें, प्लस जो ये मैंने सब कुछ इस पे नोट करा है आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। बाकी बुक्स तो आपके पास में है ही, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बात करिए और मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए। ठीक है, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।